हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी और उसका देखेंगे प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग, ये जो मैं इसका उत्तर लिखा हूँ बिल्कुल अपनी भाषा में है, तो आप लोग भी अपनी ही भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है आपको अपनी भाषा में थोड़ा सा अलग आए, लेकिन अपनी भाषा में ज़्यादा आंसर अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए ना प्यारा तरीका से क्वेश्चन सबको फोड़ते हैं और वीडियो को अंत तक वॉच करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को उठा लेते हैं। करा देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसी आई है? तो टाइप मशीन के आविष्कार से देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई है। ठीक है बाबू लोग, चलिए अगला क्वेश्चन। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी भाषाओं के लिखी जाती है। अगला, लेखक ने भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताता है। लेखक ने गुजरात लिपि, बंगाल लिपि और प्राचीन दक्षिण भारत के भाषाओं के प्रति से देवनागरी का संबंध बताया है। उन्होंने कहा है देवनागरी और गुजराती में काफ़ी समानता है। बंगला लिपि देवनागरी पुत्री नहीं तो बहन आवश्यक है। प्राचीन दक्षिण भारतीय सिखों से देवनागरी लिपि के प्रयोग का पता चलता है। अगला क्वेश्चन, नंदी नगरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? ठीक है, आगे देखिएगा। आंसर, जब देवनागरी लिपि का प्रयोग दक्षिण भारत में हुआ तो इसे नंदी लिपि कहा गया। लेखक कोंकण, मेनखेट, देवलिपि और विजयनगर जैसे ऐतिहासिक स्थलों की चर्चा करते हुए उसे नंदी नगरी से जोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? उनके विवरण दें। चलिए उनका विवरण देते हैं अगला पेज में। अरे पेज पलट जा भाई, पलट जा। और आप लोगों का पिटारा खुल चुका है। तो इसका आंसर है बाबू लोग, नंदी नगरी के आरंभिक लेख सर्वप्रथम विजयनगर के राजाओं के लेख में पाया जाता है। इसे कोंकण के शिलाहार, मेनखेट का राष्ट्रकूट, देवनागरी का यादव शासनकाल में नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि का तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो ब्राह्मी लिपि तथा सिद्धम लिपि के अक्षरों में सीधे पर छोटी आरी लकड़ी या छोटे ठोस तीन कोण होता है, जबकि नागरी लिपि का मुख्य पहचान है इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकड़ी बन जाती है और ये संरेखाएं उतनी लंबी रहती है जितनी अक्षरों की चौड़ाई होती है। ठीक है, अगला है, उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर भारत में मेवाड़ के गोहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नेज का गढ़वाला, कठिनवाद, गुजरात के सोलंकी आबू की परमार, बुंदेलखंड से चंदेल तक, त्रिपुरा के काल चोही शासकों में नागरी लिपि में है। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? नागरी लिपि का प्रयोग कुछ विद्वान के अनुसार सर्वप्रथम काशी में हुआ। काशी देवनागरी है, अतः इस लिपि को देवनागरी कहा गया है इससे, परंतु यह संकुचित मत है। अगला क्वेश्चन, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक बताता है? निश्चितता के अनुसार नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पदटादितम नाटक से मिली जानकारी के अनुसार पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं, चूँकि यहाँ नगर शैली का प्रयोग किया
गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो यहाँ के शासक थे उनका व्यक्तित्व नाम देवों का था, अतः चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी पटना को देवनगर कहा गया और वहाँ प्रयुक्त होने वाली लिपि देवनागरी कहलाया। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि 8वीं शताब्दी के बाद और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पूर्ण रूप से आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान किसी भाषाओं में आंशिक रूप से और किसी पूर्ण रूप से व्यवहार में लाई गई, अतः सर्वदेशिक लिपि थी। ठीक है बाबू लोग, अगला क्वेश्चन। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? नागरी लिपि के साथ साथ कलिंग लिपि का अस्तित्व 9वीं सदी में हुआ। इसके संबंध में गंग वंश के कुछ शासकों का अभिलेख दर्शनीय है। इसके साथ भारत में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, अभी देखिएगा। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत में ईसा के 8वीं सदी। अरे रे हाँ, लाइट नहीं जलेगा कैसे? अरे रे ज़्यादा पेज पलट रहा है का? चलिए के पूर्वधा में सर्वप्रथम अवंती प्रदेश में शासन करने वाले नए शासक वर्ग थे। ये कन्नौज पर अधिकार किए और इनमें महीहर भोज और महेंद्रपाल उल्लेखनीय है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन। निबंध के आधार पर, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं पेज पलट गया? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। निबंध के आधार पर काल भ्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। तो सर्वप्रथम नागरी लिपि का प्रमाण 754 ईस्वी पूर्व के समय राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के समागय दानपत्र से मिलता है। 850 ईस्वी में गणितज्ञ महिवार चार्थ की पुस्तक गणित संग्रह में इसका प्रयोग किया गया। महीर भोज के 9वीं शताब्दी के मध्य लिखी गई ग्वालियर प्रस्थि में 1012 ईस्वी में सिलाहट शासन केसी देश के शिलालेख में 1020 रुपया में 1020 ईसा पूर्व में बेतमा के दान पत्र ने 1060 ईस्वी में दिव्य आगरा के ताम्रपट्ट में 1030 में अलबरेनी के ग्रंथ में 11वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के नंदी नगरी में इसका प्रयोग किया गया। 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत के बिंदु शासन के से इसे देवनागरी के रूप में प्रयोग किया, जबकि 13वीं शताब्दी में यादव राजा रामचंद्र अपने ताम्रपत्र में नागरी के लिए प्रयोग किया। तो वीडियो अंत होता है और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा लग गया हो। यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।